हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की हमारी ये सीरीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है असेट्स एंड लायबिलिटीज। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्रांजैक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज लाती है, यानी कि बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज या कैपिटल में कुछ चेंज लाती है। तो जब भी हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं तो ये चेक करते हैं कि उस बिजनेस की असेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। लायबिलिटीज में ओनर का इन्वेस्टमेंट कितना है और आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है। एसेट्स में करंट एसेट्स कितनी है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जब भी किसी बिजनेस की बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है तो बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड लायबिलिटीज होता है और राइट साइड क्या होता है, असेट्स होता है। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि किसी भी बिजनेस में जितनी एसेट्स होती हैं उतनी ही क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज आखिर है क्या, जानते हैं इन दोनों वर्ड्स को और शुरू करते हैं क्लास विद। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स का हिंदी वर्ड है संपत्ति। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं संपत्ति। तो बिजनेस की हर वो चीज जो ओनर के पोजीशन में है, जिस पर बिजनेस का मालिकाना हक है, वो क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। यानी कि ये वो वैल्यूएबल आइटम्स हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होते हैं। क्या जरूरी होता है? जैसे जहाँ पे बिजनेस चलाया जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग जगह चाहिए होती है, लैंड एंड बिल्डिंग है। और अगर बिजनेस में कोई प्रोडक्शन का काम है तो प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। डे टू डे खर्चों के लिए कैश चाहिए। और क्या चाहिए, स्टॉक चाहिए। जिस चीज में बिजनेस चलाया जा रहा है, अगर किराने की दुकान है तो किराने का सामान चाहिए, स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। अच्छा, बिजनेस में मालिक के बैठने के लिए, वर्कर्स के बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, तो ये किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सब एसेट्स के एग्जाम्पल है। यानी कि ये वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनके जो बिजनेस डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं, और इन चीजों के बिना बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड है जो कि बिजनेस को बाहर के लोगों से लेनी है। जैसे बिजनेस द्वारा अगर किसी को क्रेडिट सेल की गई है, मान लीजिए ए को उधार माल बेचा गया है, 10,000 रुपए का उधार माल बेचा गया है, और ये 10,000 रुपए 10,000 का अभी तक पेमेंट ड्यू है, यानी कि 10,000 रुपए अभी तक बिजनेस को पे नहीं किए गए, तो ये 10,000 ये वाला पेमेंट भी किस में इंक्लूड होगा, बिजनेस की एसेट्स में इंक्लूड होगा। यानी हर वो अमाउंट जो बिजनेस द्वारा आउटसाइडर से लेनी है, ये वो किस में इंक्लूड होगी, असेट्स में इंक्लूड होगी। कहने का मतलब है कि हर वो आइटम जिससे बिजनेस को इन फ्यूचर में कोई कैश या प्रॉफिट मिलने वाला हो, वो क्या कहलाता है, असेट्स कहलाता है। अच्छा, आर एन एंथोनी जी ने एसेट्स की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। क्या बताया है? एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by business which are acquired at a measurable money cost। ये डेफिनेशन दी है आर एन एंथोनी जी ने। क्या बोला है कि एसेट्स वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन पर बिजनेस का स्वामित्व है और जिन्हें मनी में मेजर की जाने वाली कॉस्ट पर एक्वायर किया गया हो। यानी कि एक एसेट्स में क्या चीजें मेन होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट तो ये है कि रिसोर्सेज और एसेट्स मस्ट बी वैल्यूएबल, यानी कि इन एसेट्स का क्या होनी चाहिए, एसेट्स वैल्यूएबल होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी इन रिसोर्सेज पर बिजनेस का मालिकाना हक या स्वामित्व या ओनरशिप होनी चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, यानी कि मनी में मेजर की जाने वाली कॉस्ट पर इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को क्या किया गया हो, एक्वायर किया गया हो। अब हम देखते हैं कि एसिड्स कितने तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स क्या है। तो एसिड्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? जिसमें सबसे पहला है करंट एसिड्स, दूसरा है नॉन करंट या फिक्स एसिड्स,
और थर्ड है फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे करंट एसेट्स क्या होती हैं, चालू संपत्तियां क्या होती हैं। इन्हें शॉर्ट लिव्ड एसेट्स या एक्टिव एसेट्स भी कहा जाता है। इसमें दो मेन चीजें होती हैं, एक तो ऐसी एसेट जो कि विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्टेबल होती है, यानी कि एक साल के अंदर जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो। और दूसरी एसेट्स वो होती हैं, दूसरी चीजें, दूसरे वो आइटम्स होते हैं जिन्हें रीसेल के लिए परचेज किया जाता है, जैसे गुड्स है, स्टॉक है। तो ये जैसे गुड्स है, ये रीसेल के लिए परचेज किया जाता है, तो ये किस में आएगा, करंट एसेट्स में आएगा। अच्छा, जब बिजनेस द्वारा किसी को उधार माल बेचा जाता है, क्रेडिट सेल की जाती है और उससे पेमेंट ड्यू है, यानी कि बिजनेस को अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है, 10,000 का मान लीजिए किया है, माल सेल किया है, तो ये जो लोग, ये पर्सन जो होंगे जिनसे पेमेंट लेना है, ये क्या कहलाएंगे, डेटर्स कहलाएंगे। तो डेटर्स भी जनरली विद इन अ ईयर पेमेंट कर देते हैं, तो ये किस में आएगा, करंट एसेट्स में आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब किसके एग्जांपल है, करंट एसेट्स के एग्जांपल। दूसरी कैटेगरी है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जिन्हें बिजनेस चलाने के लिए या प्रोडक्शन के लिए लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज किया जाता है, ना कि रीसेल के लिए। जैसे कौन कौन सी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल है। अच्छा, इन फिक्स्ड एसेट को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन सी, एक तो होती है टेंजिबल और दूसरी होती है नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स यानी कि जिन एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि जिनको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब कौन सी चीजें हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन टेंजिबल एसेट्स, यानी कि जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता होता है, जिनको ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब नॉन टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब वैल्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं, मनी की कॉस्ट पे इनको क्या किया गया, एक्वायर किया गया, लेकिन ना तो हम इनको देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन टेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। इन्हें मूर्त और अमूर्त संपत्तियां कहा जाता है। नॉन टेंजिबल एसेट्स का एक अच्छा एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी किस में काउंट होगा, नॉन टेंजिबल एसेट्स में काउंट होगा। थर्ड कैटेगरी है फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। इन्हें नॉमिनल एसेट्स भी कहा जाता है। इनका हिंदी वर्ड क्या है, कृत्रिम या नाम मात्र की संपत्ति। अच्छा, ये वो एसेट्स हैं जिन्हें ना तो कैश में कन्वर्ट किया जाता है और ना ही इन एसेट्स से आगे कोई बिजनेस को प्रॉफिट होता है। जैसे प्रॉफिट, इसका एक अच्छा एग्जांपल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या दिखाता है, बिजनेस में होने वाले लॉस को दिखाता है। तो इसे कहाँ दिखाया जाता है, एसेट्स में दिखाया जाता है, एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअली ये फिक्टिशियस एसेट्स वो आइटम्स होते हैं जो कि एक्चुअल एसेट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्हें बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, इसलिए ये क्या आती है, एसेट्स में काउंट होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि इनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है, इसलिए ये किस में इंक्लूड होती है, एसेट्स में इंक्लूड होती है। अच्छा, बिजनेस में कई तरह के ऐसे एक्सपेंडिचर भी होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल में न मिलके आगे आने वाले कई सालों में मिलता है। जैसे अगर बिजनेस ने कोई एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर किया है, कहीं होर्डिंग लगाए हैं, कहीं कुछ टीवी में ऐड दिया है, जैसे जिसका बेनिफिट आगे आने वाले 5 ईयर्स में मिलेगा, तो इसको एक साल में P&L प्रॉफिट एंड अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है। तो जब तक इन्हें राइट ऑफ नहीं किया जाता, तब तक इसे कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में दिखाया जाता है। तो ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जाम्पल है। यहाँ मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगी, गुड्स और फिक्स एसेट्स। गुड्स वो चीजें हैं जो कि रीसेल के लिए परचेज की जाती हैं, और फिक्स्ड एसेट्स वो चीजें हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए परचेज की जाती है। एक ही चीज
एक बिजनेस के लिए गुड्स हो सकती है, वही चीज दूसरे बिजनेस के लिए क्या हो सकती है, एसेट्स हो सकती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं फर्नीचर और स्टेशनरी का। एक फर्नीचर की दुकान है, उसके लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है, वही फर्नीचर जो वो रीसेल के लिए खरीदता है। और वही फर्नीचर स्टेशनरी की दुकान, स्टेशनरी वाले के लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। अच्छा, अब स्टेशनरी हो गई, तो स्टेशनरी की दुकानदार के लिए तो स्टेशनरी क्या है, गुड्स है, लेकिन फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट है, और फर्नीचर वाले के लिए ये स्टेशनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट में काउंट हो जाएगी। तो बस समझना ये है कि उस आइटम को रीसेल के लिए परचेज किया गया है या बिजनेस चलाने के लिए परचेज किया गया है। अगर रीसेल के लिए परचेज किया गया है तो वो गुड्स में इंक्लूड होगा, और बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए खरीदा गया है तो वो किस में काउंट होगा, फिक्स्ड एसेट में काउंट होगा। आइए अब जानते हैं लायबिलिटीज के बारे में, है ना। लायबिलिटीज, इसका हिंदी वर्ड क्या है, दायित्व। तो लाइबिलिटीज वो अमाउंट है जिसको पे करने के लिए बिजनेस लाइबल है, यानी कि ऐसी अमाउंट जो बिजनेस को पे करनी है, बिजनेस को चुकानी है, वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे एग्जांपल, बिजनेस ने कोई क्रेडिट परचेज करी हो, माल उधार खरीदा हो और उस पेमेंट को पे नहीं किया हो, उस अमाउंट को पे नहीं किया हो, तो वो जो अनपेड अमाउंट है वो क्या कहलाएगी, बिजनेस की लाइबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, और क्या है, जैसे बैंक में बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसमें जितनी अमाउंट जमा है, डिपॉजिट है, उससे ज्यादा अमाउंट अगर विड्रॉ कर ली है, तो ये जो ज्यादा अमाउंट विड्रॉ की गई है ये क्या कहलाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटीज है। इस तरह बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस, ये क्या है, लाइबिलिटीज के ही एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, लाइबिलिटीज को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी कि आंतरिक और बाह्य दायित्व। इंटरनल लाइबिलिटी ये वो अमाउंट है जो बिजनेस द्वारा इसके ओनर को पे की जानी है, यानी कि जैसे कैपिटल और कमिटेड प्रॉफिट्स, ये क्या कहलाते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज कहलाते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ये वो अमाउंट है जो बिजनेस द्वारा आउटसाइडर को पे की जानी है, ओनर के अलावा और जो बाहर की पार्टीज हैं उनको जो अमाउंट पे की जानी है वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के एग्जांपल है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें एक लंबे समय बाद पे करना होता है, यानी कम से कम 1 साल बाद जो अमाउंट पे की जानी होती है वो क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में वो अमाउंट आती है जो कि कम से कम 1 साल के अंदर क्या होती है, पेबल होती है, जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर, एटलीस्ट 1 साल के अंदर करना होता है, वो क्या कहलाती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। इनको विद इन द ईयर पे करना होता है। तो बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में आज हमने असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में समझा, जाना। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको परचेज एंड सेल्स के बारे में बताऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।